जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। कल हमने लेबर को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने लेबर टर्नओवर डिस्कस किया कि लेबर टर्नओवर रेशो क्या चीज़ है, और फिर जब लेबर छोड़ के चली जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह की कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। नंबर वन रिप्लेसमेंट कॉस्ट और नंबर टू प्रिवेंशन कॉस्ट। और मैंने आपको बताया था कि आपने इनको स्टडी कर लेना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को, कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यानी जब एम्प्लॉय छोड़ के जा चुका हो तो फिर जो कॉस्ट इंकर होती है उस कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। और जब हमने एम्प्लॉय को रोकना हो कि वो छोड़ के ना जाए तो जो कॉस्ट इंकर होती है वो प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाती है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट की भी एक लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की भी एक लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है। तो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है लेबर टर्नओवर के हवाले से, इसको क्या नाम दिया हुआ था, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। और फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉजेज का था। दो तरह की कॉजेज हैं, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। तो इसमें भी अवॉइडेबल कॉजेज जो हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, अनअवॉइडेबल कॉजेज का भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज थी लेबर टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन, वो हमने कल इलस्ट्रेशन की। हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी आवाज़ अब तो ठीक आ रही है, ये मेरा ख्याल है। मुझे पुराने मैसेज नज़र आ रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में दो चार स्टूडेंट्स बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। जी ठीक है, क्लियर है, ओके। वो पहले बेटा मैंने क्लास अभी शुरू नहीं की थी, इसलिए आप परेशान हो गए कि पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी लेबर कितना अच्छा काम करती है, लेबर की रेशोज, इसको मैं नाम देता हूँ। लेबर की तीन रेशोज हैं। नंबर वन एफिशिएंसी रेशो, नंबर टू कैपेसिटी रेशो, नंबर थ्री प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। लेबर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तीन रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं, लेबर एफिशिएंसी रेशो, लेबर कैपेसिटी रेशो, लेबर प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। अब मैं वन बाय वन आपको इनका डिफरेंस बताता हूं और ये चीज समझाता हूं कि ये क्या मतलब बनता है इसका। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का जनरल मीनिंग होता है गेटिंग मोस्ट आउटपुट लीस्ट इनपुट। यानी अगर हम थोड़ी एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट हासिल करें तो ये एफिशिएंसी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, टाइम टू कंप्लीट सीएमए, टाइम टू कंप्लीट सीएमए यानी ये जो डिग्री आप कर रहे हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए था। हमारे पास एफए एफएससी वाली एक इनटेक होती है, एक बीकॉम या ग्रेजुएट्स वाली इनटेक होती है, और एक एमकॉम की इनटेक होती है। अब एफएससी वालों को जो टाइम दिया जाता है वो 4 इयर्स है, ग्रेजुएट्स के लिए 2 इयर्स है, और एमकॉम एमबीए के लिए 1.5 ईयर। अब अगर एफएससी वाला स्टूडेंट 4 साल की बजाय इसको 4 साल से कम अरसे में क्वालिफाई कर दे, फॉर एग्जांपल 3.5 ईयर में वो क्वालिफाई कर ले एक्चुअल टाइम, अगर वो 4 साल टाइम था वो 4 ईयर की बजाय 3.5 में कंप्लीट कर ले तो इट मींस वो एफिशिएंट है। उसने एक काम जो 4 सालों में कंप्लीट होना था उसने 3.5 साल में कंप्लीट कर लिया, तो ये मोर देन 100% एफिशिएंट है। यानी 100% तब होना था जब ये 4 साल में पूरा करता, यानी जितना टाइम दिया गया था ये उतने टाइम में ही कंप्लीट कर लेता तो ये 100% एफिशिएंसी पे आना था। अब ये उससे भी जल्दी कर रहा है तो इट मींस ये अब नॉर्मल
सर्कमस्टांसेस वाला बंदा है कि जिसने कोई 2 सेमेस्टर इकट्ठे भी पढ़े होंगे, तो इट मींस कि ये वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है। अगर ये वर्कर है तो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है, ये स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट ज्यादा एफिशिएंट है। इसी तरह ग्रेजुएट्स वाले ने 2 ईयर में कंप्लीट करना था, और वो भी अगर इसको लेस देन 2 ईयर में कंप्लीट कर ले तो वो भी मोर देन 100% एफिशिएंट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी हर वर्कर की होती है। मसलन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 4 साल की बजाय 5 साल लगाए, एफिशिएंट ये भी है, लेकिन इसका एफिशिएंसी लेवल इस मिस्टर की बजाय थोड़ा डिफरेंट है। तो इट मींस आपके पास अगर 1000 वर्कर हैं तो हर वर्कर की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। अगर ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? गेटिंग मोस्ट आउटपुट फ्रॉम लीस्ट इनपुट। थोड़ी एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट हासिल कर लेना, या एक काम को जितना टाइम दिया गया था उससे जल्दी कर लेना, ये एफिशिएंसी होता है। अब जो एफिशिएंसी रेशो है ये कैसे फाइंड होगी? एफिशिएंसी रेशो विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, बल्कि ये यहाँ लिखा ही है, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ। ये एफिशिएंसी के बारे में पहले बताया। लेबर इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूअली मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर अगेंस्ट प्री सेट टारगेट्स। कहते हैं लेबर की एफिशिएंसी को हमने मेजर करना है एक प्री सेट टारगेट। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने 4 ईयर प्री सेट टारगेट किया था कि एफएससी वाले स्टूडेंट ने इस क्वालिफिकेशन को 4 साल में कंप्लीट करना है। तो उसने कितने सालों में कंप्लीट किया? 3.5 साल में, या 5 साल में, या 4 साल में। तो हर स्टूडेंट के कंप्लीशन का टाइम थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। The labor efficiency ratio measures the performance of the workforce by comparing the actual time taken to the कंपैरिजन कैसे करना है? एक्चुअल टाइम टेकन को कंपेयर करना है टू द एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड टाइम। तो देखें हम यही कर रहे थे, ये एक्चुअल टाइम था, हम एक्चुअल टाइम को कंपेयर कर रहे थे किसके साथ? टाइम अलाउड के साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो यही उसने यहाँ पे तरीका भी बता दिया। तो जो मैं आपको कहता हूँ ना कि हमारा जो सारा कोर्स है वो किताबों के अंदर लिखा है, बस हमें इस काबिल बनना है कि हम किताब को समझ सकें। द स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कंप्लीट अ यूनिट। ये मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ अभी। जी, ये फार्मूला जो मैं लिखने लगा था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। यानी मतलब क्या बना कि आपको कितना टाइम दिया गया। जैसे अभी हम कह रहे थे कि सीएमए कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया? 4 इयर्स, डिवाइडेड बाय आपने कितना टाइम लिया? 3.5 ईयर, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? ये परसेंटेज बन जाएगी। ये मिस्टर ए था, लेट्स से ये मिस्टर ए है, फिर एक मिस्टर बी है, उसको भी सीएमए के लिए 4 साल दिए गए लेकिन उसने 5 साल लगाए। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो ये हम दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी की एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट हुई। कैसे हुई? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी इस एग्जांपल में हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या है? सीएमए क्वालिफिकेशन। तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम 4 था, और एक स्टूडेंट जो मिस्टर ए है उसने 3.5 ईयर में कंप्लीट किया, तो उसकी एफिशिएंसी रेशो बन गई 114%। और इसी तरह एक और स्टूडेंट था, उसने इसे 5 इयर्स में कंप्लीट किया, तो उसकी एफिशिएंसी 80% हो गई। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं हर वर्कर की, हर ग्रुप की। तो ये एफिशिएंसी की अभी मैं आपको बुकिश एग्जांपल करवाता हूँ एक, कि जिसमें आपको यूनिट्स के हिसाब से दिया जाएगा डाटा। ये तो मैंने सीएमए का डाटा तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपसे शेयर किया है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसी से हम ये सारी रेशोज कैलकुलेट करेंगे। ये देखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, आपको 30 मिनट में एक यूनिट बनाना था। ये डाटा को ध्यान से समझिएगा। इस एक सवाल को कर लिया तो आप समझे पेपर में भी आपको इसमें से ना तीनों रेशोज के हवाले से एक एक एमसीक्यू तो कम से कम आता है। तो 5-6 नंबर आपके इसी एक छोटे से टॉपिक से कवर हो जाने हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 30 मिनट, आपने आधे घंटे में एक यूनिट बनाना था। एक्चुअल आउटपुट आपने 840 यूनिट बनाए,
और कितने घंटों में बनाए, एक्चुअल आवर्स वर्क 410 और बजटेड आवर्स कितने थे 400। अब हमने इससे एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला बता चुका हूं। एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी जो मैंने यूनिट बनाए उन यूनिट्स के लिए मुझे कितना टाइम दिया गया था डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। कितना टाइम इस वर्कर ने या इस क्लास ऑफ वर्कर ने लिया। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया इस चीज की। ये यही है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट को मैंने शॉर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। अब हमें डाटा में से ये दो चीजें ढूंढनी है। तो ये देखें, पर यूनिट टाइम 30 मिनट्स दिया हुआ है, 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट 840 यूनिट्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा मिनट्स में, क्योंकि आपने मिनट से मल्टीप्लाई किया। तो 840 इंटू 30 करेंगे तो ये 25,200 मिनट्स बनेंगे। अब आपको डाटा आवर्स में दिया हुआ है, तो अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स बन जाएंगे 420 आवर्स। तो ये क्या बना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी ये जो आपने यूनिट बनाए हैं 840, इनके लिए आपको 420 घंटे का टाइम दिया गया था। तो ये आ गया 420 स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। काम 420 घंटों में करना था और आपने एक्चुअल कितने आवर्स में कर लिया, 410 में इंटू 100। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई कि आपने इतने परसेंट एफिशिएंसी शो कराई है, 102.44%। जी, तो ये एफिशिएंसी रेशो क्लियर हो गई होगी। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। तो ये 102.44% हम मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको कैलकुलेट कर लिया। जी, तो ये एफिशिएंसी रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कैपेसिटी रेशो का। कैपेसिटी रेशो जो है, कैपेसिटी का मतलब होता है स्टेमिना, कि आपने कितने घंटे काम करना था और आपने कितने घंटे काम किया। पहले मेरी एग्जांपल सुने। सपोज करें कि आपने सुबह 9 से लेके 5 बजे तक काम करना था, आपका स्टेमिना 8 घंटे काम करने का था। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो इट मींस यू आर हैविंग गुड कैपेसिटी। कैपेसिटी बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क होता है। कैपेसिटी का मतलब होता है जी एबिलिटी टू डू वर्क। आपके पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि आप काम कर सकें। तो अगर आप एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड का मैंने पहले एक दिन बताया था, बजटेड का मतलब होता है प्लान्ड, कि हमने कितना प्लान किया था। अब जैसे अगर इसी सवाल को देखें तो हमारे एक्चुअल आवर्स वर्क है 410,
जबकि डाटा को देखें तो कहता है बजट किया था कि 400 घंटे काम करेंगे, दिस इज बजटेड। यानी हमारा प्लान था कि हमारे वर्कर सिर्फ 400 घंटे काम कर सकेंगे, लेकिन हमारे वर्कर्स ने 410 घंटे काम किया है। तो ये कैपेसिटी आ गई उनकी, कि उनकी कैपेसिटी कितने परसेंट है। तो यहां से हम उनकी कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 102.5 जी। जी, कैपेसिटी का मीनिंग मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, कि आपके पास कितना स्टेमिना है, आप कितना काम कर सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करना है तो आपने फॉर्मूला जो यूज करना है वो है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो दो चीजें हो गई अभी तक, एक एफिशिएंसी रेशो, एक कैपेसिटी रेशो। एफिशिएंसी रेशो काम को जल्दी करना, और कैपेसिटी स्टेमिना, यानी आपने बजट किया था कि हम टोटल 400 घंटे काम करेंगे, लेकिन आपने 400 घंटों से ज्यादा काम कर लिया, तो इसीलिए आपकी कैपेसिटी भी 100 से ज्यादा आई। और अगर आप 390 करते तो फिर 100 से छोटा आंसर आना था। अच्छा, अब एक और बात समझे। पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स। अभी इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे समझाने लगा हूं। पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स। आपने कहा कि मैं एक यूनिट 2 घंटे में कंप्लीट करूंगा, और आपने कहा जो मेरा टाइम होगा ना, वो टाइम होगा 9 AM से 5 PM तक। इसका मतलब है आपने 8 घंटे काम करना है। ये हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे। इसका मतलब है कि इस डाटा को देखते हुए आपको क्या एक्सपेक्ट था, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितने यूनिट बना लेने आपने इस टाइम में। मुझे आंसर में बताइएगा, क्वेश्चन आंसर में, कि अगर ये सारी हमारी डाटा हो कि हम एक यूनिट 2 घंटे में, बताइए एक्सपेक्टेड आउटपुट पर डे कितनी होगी। जी मैं चेक करता हूँ, 4, शाबाश, 4 यूनिट आप बना पाएंगे। आप जी 4 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे इस एक दिन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 8 घंटे में आपने 2 घंटे में एक यूनिट कंप्लीट करना है, तो 4 यूनिट बनेंगे। बिल्कुल सही है। अब देखिएगा एक्चुअल क्या हुआ। एक्चुअल आपने सुबह 9 बजे काम स्टार्ट किया, और तो आपने 10 घंटे काम किया, ठीक है। 10 घंटे आपने काम किया एक दिन में। अब 10 घंटे के हिसाब से आपकी एक्चुअल आउटपुट आनी कितनी चाहिए थी, ये भी जरा मुझे बताएं क्वेश्चन आंसर में। आपके ख्याल में 10 घंटों में कितने यूनिट बनने चाहिए थे? जी शाबाश, 5 बनने चाहिए थे, क्योंकि 2 घंटे में एक यूनिट कंप्लीट होना है। तो 5 यूनिट इसके कंप्लीट होने चाहिए थे। बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन इसने 8 यूनिट बना लिए। अब देखें, हम सबकी सोच ये कह रही थी कि इस वर्कर ने 10 घंटों में 5 बनाने हैं, लेकिन जब हमने उसके यूनिट काउंट किए तो वो 8 बना चुका था। अब देखिए इस सवाल में हुआ क्या।
8 का मतलब ये है कि वो पर यूनिट टाइम कितना ले रहा है, n hours divided by 8 यूनिट्स। तो आपका टाइम आया 1.25 आवर पर यूनिट। 1.25 आवर पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्कर ने 2 घंटे बजाय उसने यूनिट 2 घंटे का टाइम बढ़ाया 1.25 आवर्स में, कि वो एफिशिएंट है एसटी। तो ये जो वर्कर की एफिशिएंसी और कैपेसिटी है, ये दोनों चीजें रीजन होती हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज की। एफिशिएंसी और कैपेसिटी विल चेंज प्रोडक्शन वॉल्यूम। जैसे जैसे आपके वर्कर एफिशिएंट होते जाएंगे और जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उन प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करेगा। इसीलिए मैं कल बात कर रहा था कि जितना पुराना वर्कर होगा वो उतना ज्यादा स्किल्ड है, वो काम को जल्दी कर लेता है। तो एफिशिएंसी, और फिर वो क्योंकि उसकी लॉन्ग एफिलिएशन है, वो ज्यादा टाइम पे भी काम आपके साथ कर लेगा। वो 9 to 5 के बाद भी आपके साथ काम कर लेगा कि मैं इतने सालों से इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी, जब ये दोनों चीजें हम मैक्सिमम हासिल कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो हर बंदा खुश होता है। तो इट मींस ये वर्कर की एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों चीजें रीजन होंगी प्रोडक्शन वॉल्यूम के बढ़ाने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरी रेशो है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, वो डिपेंड करती है किन चीजों पे। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो। यानी एफिशिएंसी रेशो का जो आंसर आया उसे आप मल्टीप्लाई कर दें कैपेसिटी रेशो के साथ तो वो आंसर वही आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। हमने लास्ट एग्जांपल में एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट की, ये वाली। तो 102.44% एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो हमने कैलकुलेट की 102.5% प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो के, पीवी रेशो। इसको सॉल्व करते हैं। 1.0244 मल्टीप्लाइड बाय 1.025, इसको सॉल्व कर लें। परसेंटेज मैंने खत्म कर दी, इसको सॉल्व कर लें। 1.05001, और अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 105.00%। तो ये प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो का आंसर आ गया, पीवी रेशो। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अगर इसके फार्मूला को देखें तो ये तो फार्मूला कुछ और लिख रहा है, लेकिन आप आंसर देखें, आंसर सेम है। इसने प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला कुछ और लिखा, लेकिन इसका आंसर वही है जो हमारा आंसर आया 105%। इसकी क्या लॉजिक है, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ ये कहा कि जो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो है वो बराबर हुआ
जाएगी एफिशिएंसी कैपेसिटी। अगर हम ऐसा करें कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला लें, इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड मास फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। और अगर हम कैपेसिटी का फॉर्मूला लें तो कैपेसिटी का फॉर्मूला था एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजट आवर्स। हुआ क्या, एक्चुअल से एक्चुअल कैंसिल हो गया, ये एक्चुअल आवर्स कैंसिल हो गए, तो फॉर्मूला क्या बचा? हम प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो की बात कर रहे थे। हमने कहा कि जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है रेशो को मल्टीप्लाई, तो एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किया है और उस 105 आया था। लेकिन बुक में फार्मूला और मैंने आपको वो फार्मूला भी डिराइव करना सिखा दिया, तो आप ऐसा करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बुक ने इस तरीके से नहीं बताया हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन रेशो इस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फार्मूला में हमने एफिशिएंसी रेशो का फार्मूला लिखा, उसको डिवाइड फार्मूला लिखा और फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी आ रही? नहीं सर, आवाज साफ नहीं आ रही। सर आवाज कट कट के आ रही है, आपके इंटरनेट का कोई इशू लग रहा है।
अभी आपको आवाज आ रही? नहीं सर, अभी भी डिस्टरबेंस है आवाज में। जी, अब आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है सर। मुझे बताइएगा अब आवाज अच्छा, स्क्रीन शेयर। सर आप स्क्रीन शेयर करके फिर बोले, फिर आवाज का अंदाजा होगा। जी, अब बताइए, आवाज ठीक है और स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन तो नजर आ रही है, लेकिन वालेकुम आवाज भैया अभी भी साहब। कट रही है आपकी। वालेकुम भैया साहब, आपकी ना आज वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब मेरे ख्याल है आपके नेटवर्क में कोई मसला लग रहा है। जी, नेटवर्क स्टेबल हो रहा है। डिवाइस की जरा लोकेशन चेंज मैं करके देखता हूँ।
जी अब बताइएगा, अब ठीक है आवाज? सर अब आवाज बेहतर है सर। जी ठीक है, अब शायद ठीक ही रहे। रीस्टार्ट किया है डिवाइस को। जी सर स्क्रीन शेयर करें सर, देखते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी बताएं, स्क्रीन आवाज दोनों आ रही है? नहीं सर, सेम इशू है आवाज़ का। जी सर, वैसे ही वही इशू आ रहा है दोबारा ना, मेरे ख्याल है नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका ना आज। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आप 5 मिनट की ब्रेक कर लें और मैं इसी दौरान नेट के इशू को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जो हमने ब्रेक बाद में करनी थी वो ब्रेक आप अभी कर लें, मैं नेट को जरा रीस्टार्ट करता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा आवाज़ कैसी है? सर रिपीट करें। जी जी, आप बताइएगा ठीक आ रही है आवाज़? डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं? नहीं अब नहीं आ रही सर डिस्कॉशन, बेटर है जी आवाज़। सही है। स्क्रीन शेयर भी ऑन हो गई है, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर अब स्क्रीन शेयर हुई है आपकी। जी ठीक है। और स्क्रीन शेयरिंग में भी आवाज़ ठीक रही है? नहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है सर। चलें अब दोबारा ज़रा ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा देखते हैं, शायद अब ना हो। ठीक है सर।
जी हम स्टार्ट करते हैं जी इसको a company that's made 3,000 units of product due by 4,000 hours is budgeted as per budget हमें 40,000 यूनिट बनानी है out during the year 38,000 and took सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही 4180 क्लियर। hours। तो ये जो है ये एक्चुअल आवर्स आ गए कि 38,000 यूनिट। और ये क्या करें इसका चले कोशिश करते हैं, अगर ना हुआ तो फिर एंड कर देंगे। कैलकुलेट द लेबर एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। 3 रेशोज हमने कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। अब जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो हमें पता है कि पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट होता है। Per unit standard time is given in question 0.1 hour into actual output 38,000 units. It means 3,800 hours। यहां से आंसर आ जाएगा। चले हॉटस्पॉट से भी करके देखता हूँ। ये वाईफाई तो अपनी तरफ से तो ठीक चल रहा था, लेकिन मैं हॉटस्पॉट से चेक करता हूँ। अच्छा ठीक हो गई है वॉइस? जी सर बेटर है। वैसे मैं मोबाइल हॉटस्पॉट की भी ट्राई करने लगा हूँ, शायद वो आज डिवाइस को कुछ हो रहा है। जी अब बताइएगा, अब ठीक है? जी सर बेटर है अब आपके पास।
जी अब बताइएगा आवाज ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन तो शेयर हो रही है आपकी, लेकिन आवाज़ हल्की सी कट रही है अभी। जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, एफिशिएंसी रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स होता है, और स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड कर लिए पर यूनिट स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स हो गए 3800 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स जो हैं वो 4180 हैं इनटू 100। तो ये यहाँ से एफिशिएंसी रेशियो आप कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर बताइएगा इसका कितने परसेंट आता है। एफिशिएंसी रेशियो का आंसर बताइएगा। और अगर हम कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो कैपेसिटी रेशियो होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स आर 4180, व्हाट आर द बजटेड आवर्स। तो ये क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी ने बजट किया था 4000 आवर्स का, तो बजटेड आवर्स 4000 हो गए, इनटू 100 कर लें। तो ये कैपेसिटी रेशियो का आंसर भी बता दें। वन 104.5%। वेरी गुड। और तीसरी रेशियो पीवी रेशियो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। एक तरीका तो है एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी रेशियो करने। 90.90% into 104.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.909 into 1.045। इसको सॉल्व करें क्या आता है। तो इसको परसेंटेज जी आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो एक्टिविटी 7 हमने की है। तीनों चीजें इसकी कैलकुलेट हो गई हैं, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो।
स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी, एक कॉन्सेप्ट हमारा बस ये रह गया है, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। फिर आइडल टाइम रेशो कि आपके वर्कर्स कितने % आइडल रहते हैं। तो ये आइडल टाइम की डेफिनेशन है। सम टाइम अ वर्क फोर्स इज आइडल, किसी भी वजह से वो आइडल रह सकती है, मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से, मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से, यानी वर्कर के एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर आइडल टाइम रेशो करनी हो तो उसका फार्मूला है आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, कि वर्कर कितने घंटे आइडल रहा और टोटल कितने आवर्स थे। तो यहाँ से आइडल टाइम की रेशो भी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह एक और छोटी सी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड आवर, ये वाली, can be used to state the number of production units which should be achieved within a period of 1 hour। यानी एक घंटे के अंदर हमने कितने यूनिट बनाने हैं, इस चीज को स्टैंडर्ड आवर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है कि स्टैंडर्ड आवर क्या होता है। The number of production units which can be achieved within a period of 1 hour। एक घंटे अंदर हम कितने यूनिट बना सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड आवर कहेंगे। जैसे स्टेशन में देखें तो एक यूनिट 30 मिनट में बने, 2 यूनिट होंगे क्योंकि 30 मिनट में एक है। तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी, जो हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। रेम्यूनरेशन मेथड में टाइम बेस्ड, पीस रेट, इंडिविजुअल बोनस, ग्रुप बोनस। फिर ये लेबर एफिशिएंसी रेशो जो है, ये भी सारी चीज़ें हमने आज की हैं। फिर ये डबल एंट्री, लेबर टर्नओवर, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके एमसीक्यूज करने हैं। The following statements relate to labor cost. There would be an increase in total cost of labor as a result of। कहता है लेबर की कॉस्ट में इजाफा होगा किन वजूहात की बिना पे। एडिशनल लेबर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, a department with spare capacity being made to work more hours, a department which is at full capacity switching from production of one product to another product। ये 3 बातें हैं। इन तीनों में से किस सिचुएशन में लेबर कॉस्ट में इजाफा होगा? 1 2 3 आंसर बताएं जरा। जी शाबाश, इसका आंसर बताइए। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? स्टेटमेंट को ध्यान से समझें। कहता है कि किस सिचुएशन में लेबर कॉस्ट में इजाफा होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है अ डिपार्टमेंट विद अ स्पेयर कैपेसिटी।
यानी जिसके पास ऑलरेडी स्पेयर टाइम था उसे हमने कोई काम दे दिया, तो स्पेयर टाइम का मतलब है वो ऑलरेडी आइडल थे, उनको कोई और काम भी देंगे तो कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा. सो देयर इज नो इंक्रीज इन कॉस्ट इन स्टेटमेंट 2. और स्टेटमेंट 3 जो है डिपार्टमेंट था उसको हमने कोई और काम दे दिया, यानी वो जो काम रेगुलर कर रहे थे उसकी हमने स्विचिंग कर दी, उनको कोई और काम दे दिया, तो इस केस में भी कोई इजाफा नहीं होगा. तो ये सेकंड और थर्ड में लेबर की कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा. ये जो पहली है वो कहता है एडिशनल लेबर बीइंग एम्प्लॉयड, हमने कुछ नए बंदे टेम्परेरी बेसिस पे रखे तो हम उन्हें पे करेंगे, सो देयर इज एन इंक्रीज. ए ऑप्शन है इसका बनेगा जी. वन ओनली में आपकी स्टेट लेबर कॉस्ट में इजाफा होगा. बाकी दोनों सिनेरियोज वो हैं जिसमें लेबर की कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं होगा. दोनों सिनेरियो में हम ऑलरेडी लेबर को पे कर रहे थे. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. कहते हैं कंपनी में ओवरटाइम पे काम कर रहे हैं. What would be the amount of overtime premium? Overtime premium contained in the direct wages normally be classed as. अब इसका आंसर मुझे बताएं कि जो डायरेक्ट वर्कर्स का ओवरटाइम प्रीमियम होता है उसे हम किस क्लासिफिकेशन में अकाउंट फॉर करते हैं. ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होना चाहिए? जी शाबाश, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जी, क्योंकि हमें पता है कि जो डायरेक्ट वर्कर को ओवरटाइम प्रीमियम पे होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये देखते हैं जी ये क्वेश्चन. KL company currently pays its direct production worker on a time basis at a rate of 6.5 per hour. In an effort to improve the productivity, the company is introducing a bonus. और बोनस की कैलकुलेशन का तरीका देखें. टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट. तो ये बोनस का उसने फार्मूला खुद ही दे दिया. टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड इनटू रेट. द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ वर्कर इन द असेंबली डिपार्टमेंट टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन once has been agreed at 37.5 minutes. यानी एक काम को करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया वो 37.5 मिनट्स का है. In the first week of the scheme, one employee worked for total 44 hours and performed 94 operations. यानी उसने 94 operations किए हैं, एक के लिए 37.5 टाइम था. What are the gross wages? तो ग्रॉस वेजेस में हमें पता है कि दो चीजें आनी होती हैं, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस. ओवर टाइम भी होता है लेकिन ओवर टाइम का डाटा ही नहीं है कि कितने उसके ओवर टाइम थे. अच्छा, नॉर्मली उसने 44 आवर्स काम किया तो 44 इंटू 6.5 तो ये नॉर्मल वेजेस बन जाएंगी प्लस बोनस. अब जो बोनस है, बोनस का फार्मूला उसने कहा कि बोनस कैलकुलेट होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट. ये फार्मूला उसने क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है ये ऊपर. टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट. टाइम टेकन इसने 44 आवर्स लिए, इसको टाइम दिया कितना गया था टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड की कैलकुलेशन कर लेते हैं. इसको 37.5 मिनट्स दिए गए थे एक ऑपरेशन के लिए और इसने 94 ऑपरेशंस किए, तो ये कितने मिनट बनेंगे? 3525 मिनट्स. अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें डिवाइडेड बाय 60 करके, तो ये आ गया जी 58.75 आवर्स. ये टाइम अलाउड था.
58.75 आवर्स इनटू टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड का फॉर्मूला हमने उस दिन पढ़ा था कि टाइम सेव्ड इक्वल होता है टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स। टाइम अलाउड 58.75 माइनस एक्चुअल आवर्स 44। कितने आवर्स इसने सेव किए? $14.75 आवर्स इसने टाइम सेव किया। इनटू रेट 6.5। तो यहां से बोनस की फिगर कैलकुलेट कर लें। जी 71.80 और यहाँ पे बोनस का आंसर लिख लें 71.80। तो इसकी ग्रॉस वेजेस कितनी बनी? 44 इंटू 6.5 पहले कर लें, 286 बन गया प्लस 71.8 तो 357.8 इसकी ग्रॉस वेजेस बनी। क्या ये आंसर मौजूद है? ये बी ऑप्शन है जी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। कि एक एम्प्लॉय था, उसको हमने पर आवर बेसिस पे भी पे करना था प्लस बोनस भी पे करना था। तो बोनस का फार्मूला उसने खुद ही दे दिया है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि वो क्वेश्चन के अंदर बता देता है कि बोनस इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो बोनस की कैलकुलेशन कर ली और फिर ग्रॉस वेजेस फाइंड करने के लिए नॉर्मल वेजेस में बोनस भी ऐड किया, तो वो उसकी ग्रॉस वेजेस बन गई और वो बी ऑप्शन मौजूद था। How would the cost be recorded in the cost ledger if the direct labor cost in a manufacturing company are 95,000? ये कौन सी कॉस्ट उसने बताई है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमें पता होता है कि वर्क इन प्रोसेस को डेबिट होता है। हमने इसकी एंट्री क्या पढ़ी थी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब है ये ए ऑप्शन ही बन रही है, डेबिट द वर्क इन प्रोसेस एंड क्रेडिट वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। ये बाकी कोई ऑप्शन हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं बन रही। जो हमने डबल एंट्री सीखी थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, वो यही है, ए ऑप्शन। अच्छा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 113 है। हाउ वुड द फॉलोइंग लेबर कॉस्ट बी क्लासिफाइड? बेसिक पे फॉर द प्रोडक्शन वर्कर्स, तो वो डायरेक्ट होती है। जो लोग प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं बेसिक पे डायरेक्ट है, और जो सुपरवाइजर होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सुपरवाइजर की जो वेजेस हैं वो इनडायरेक्ट है। बोनस फॉर सेल्समैन, तो ये भी इनडायरेक्ट है। प्रोडक्शन वर्कर्स ओवर टाइम पिलात में जो ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाता है वो इनडायरेक्ट होता है। जो ओवर टाइम होगा वो डायरेक्ट होता है। हॉलीडे पे ये भी इनडायरेक्ट है। ये हमने इनडायरेक्ट की एक लिस्ट पढ़ी थी ना कि ये चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। सिक पे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। टाइम स्पेंट बाय द प्रोडक्शन वर्कर क्लीनिंग द मशीनरी, तो हमें ये भी बात पता थी कि जब डायरेक्ट वर्कर्स जो हैं वो क्लीनिंग का काम करते हैं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये हमने बताना था कि कौन सी चीज डायरेक्ट है, कौन सी चीज इनडायरेक्ट है। तो इसको आप देख भी लीजिएगा बाद में। वन 4 budgeted production in a factory for the next period is 4,800 units.
4800 यूनिट्स हमने बनाने हैं। ईच यूनिट रिक्वायर लेबर आवर्स टू मेक, यानी एक यूनिट को कंप्लीट करने के चाहिए। लेबर आर टाइम डिपेंड्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम, यानी जितना लेबर टाइम होगा उसमें से 20% आवर्स वर्कड पहले देखने हैं, कितने घंटे कम होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिट 4800 यूनिट्स बनाने, तो ये कितने आवर्स हो जाएंगे। $24,000 आवर्स बनेंगे। इतने घंटे वर्कर काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। अब हमने उस दिन पढ़ा था कि वर्कर को हम पे कर रहे होते हैं, आवर्स पेड इज इक्वल टू आवर्स वर्क प्लस आइडल आवर्स हो जाना। अब ये 24,000 आवर्स काम करना है इन्होंने। आवर्स पेड सपोज कर लेते हैं एक्स है, ये आइडल टाइम 20% हमेशा एक्स का होगा। 20% ऑफ एक्स इसको सॉल्व कर लें। यहां से x निकाल लें। तो x किसको यानी 30,000 घंटों की होनी है, तो लेबर कॉस्ट किस पर आएगी, आवर्स इनटू रेट। लेबर कॉस्ट के बराबर और रेट कितना है, तो आंसर होगा स्क्रीन शेयर ऑन कर दें। जी, इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि जितने घंटे वर्कर ने करना है उसका हमने चलिए कि आवर्स वर्कड कितने बनते हैं, उसके लिए सिंपल लॉजिक वर्कड आ गए, और फिर हमने वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो आवर्स पेड होते हैं वो किसके इक्वल हो। हमने वैल्यूज पुट की, आवर्स वर्कड और टाइम। आइडल टाइम में याद कि आवर्स पेड की परसेंटेज होगी कि जितने टोटल आवर्स हैं एक्स, उसका ही 20% जो है वो आइडल है।
तो इसको सॉल्व करके हमें एक्स फाइंड कर दिया और आज पे पता लग गई है क्या ये आज पे है, यानी पेमेंट तो 300,000 की कॉस्ट आ गई। जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा ना उसमें आवाज ठीक होगी, उसको एक दफा सुन लीजिएगा। अब आप ऐसा करें कि ये अगले जो सवाल है ये आपसे हो जाएंगे। नेट मसला कर रहा है बाहर जिसकी वजह से डिस्कशन हो रही है। आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास कर रहे हैं जी। ये बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, तो बाकी क्वेश्चंस को आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। मैं यहाँ तक का लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसमें वॉइस क्लियर होगी क्योंकि मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड है ना, तो आप उसको सुन लीजिए। जी क्लास एंड कर दें बस, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है सर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।